आचार्य, मेरे विचार से हमें स्तूल और कुछ सैनिकों को अपने साथ लाना चाहिए था। जो जहां है उसे वहीं होना चाहिए चंद्रगुप्त। इससे पहले कि धनानंद हमारे आक्रमण को विफल करे, हमें गंगा तट पर स्थित उसकी छावनी पर आक्रमण करना होगा। जी आचार्य। सम्राट, अभी सूचना मिली है कि गंगा तट स्थित पर हमारी छावनी की ओर शत्रुओं ने कूच किया। चंद्रगुप्त भी सोने की खान से निकल चुका है सम्राट, और वो भी उसी छावनी की ओर बढ़ रहा है। हमारे लिए सही अवसर है सम्राट कि हम पुनः अपने स्वर्ण की खानों पर अपना आधिपत्य सिद्ध कर सके। आश्चर्य है मुझे कि मेरे सारे भाइयों में केवल आप बचे हैं ज्येष्ठ, और उससे भी अधिक आश्चर्य मुझे इस बात का है कि आप परिस्थिति की गहराई अब भी नहीं समझते। क्यों नहीं समझते आप कि हमारे लिए संकट का विषय वो स्वर्ण की खान नहीं, वो तिलचट्टा चंद्रगुप्त है। वो स्वर्ण की खान मेरी थी और मेरी ही रहेगी। इस समय मुझे मेरे सबसे बड़े सलाहकार और सहायक महामात्य की कमी अखर रही है। आप जाइए और वो जहां भी हैं उन्हें लेकर आइए, और यदि कोई आपके मार्ग में आया तो उसे हटा देना। हो जाओ। चंद्रगुप्त रुको, हमें अभी इसी समय यहां से चलना होगा। क्यों आचार्य? आचार्य, हमारा पल्ला भारी है और देखिए इस छावनी को हम सरलता से जीत सकते हैं। आचार्य, धनानंद स्वयं चलकर आ रहा, हम उसका अभी अंत कर सकते हैं और मगध सूर्यास्त तक हमारे अधीन होगा। आचार्य चंद्रगुप्त, मैं जैसा कह रहा हूं वैसा करो। मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर बाद में दूंगा। चलो। परंतु नौकाओं की ओर चलो, चलो चलो, वापस चलो। सम्राट धनानंद की, सम्राट धनानंद की, सम्राट धनानंद की। बधाई हो सम्राट, हमने शत्रु को भगा दिया। आपकी उपस्थिति ने ही उनका मनोबल क्षीण कर दिया। शत्रु भयभीत होकर भाग गया। मैं इस विजय को नहीं मानता। मैं अपने शत्रु को भली भांति जानता हूं। वो अपने अंतिम श्वास तक लड़ने वालों में से है, युद्ध भूमि से भाग जाने वालों में से नहीं। मेरे लिए ये अध्याय अभी समाप्त नहीं हुआ है। अब पंडित, मुझसे झूठ मत बोलो। अमात्य यहाँ कई दिनों पहले ही आ गए थे और तुम मुझसे कह रहे हो कि वो यहाँ आए नहीं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ना तो यहाँ अमात्य आए और ना तो महारानी तारनी की माँ के लिए महामृत्युंजय यज्ञ का अनुष्ठान हुआ। अब बोल रहा है पंडित? हाँ कैव्रत जी, किंतु मुझे एक बात का पता है। कौन सी बात? यह कि इस मंदिर से कुछ दूरी पर मगध सैनिकों के शव मिले थे। वो काम चंद्रगुप्त का था। उसने सैनिकों को मारकर अमात्य को बंदी बना लिया, और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि चंद्रगुप्त ये सब इसलिए कर पाया क्योंकि महारानी तारनी ने उसकी मदद की थी। मुझे तुरंत यह जानकारी सम्राट तक पहुंचानी होगी। यदि तारिणी सम्राट के विरुद्ध षड्यंत्र रच रही है तो ये बात मुझे सम्राट को तुरंत बतानी होगी। नहीं, मुझे आवेग से नहीं विवेक से काम लेना चाहिए। यदि बिना किसी प्रमाण के मैंने तारिणी पर इतना बड़ा आरोप लगाया तो सम्राट मुझे ही मृत्यु दंड दे देंगे, और तारिणी के इस विश्वासघात का प्रमाण तो स्वयं अमात्य ही देंगे। बस किसी प्रकार मैं अमात्य को चंद्रगुप्त के पंजे से छुड़वा लूं। आचार्य,
सदैव के भांति ये योजना भी मेरे समझ ही नहीं आ रही। आपने पहले इतनी सारी मछलियां हमसे पकड़ाई, उसके बाद में यही सड़ी हुई मछलियां उसी नदी में फिर से बिका रहे। इस प्रकार हम वो छावनी कैसे अपने अधीन करेंगे? कहीं आपकी योजना ये तो नहीं कि वहां उपस्थित सैनिकों को इन मछलियों के दुर्गंध से मूर्छित कर दे? नहीं, परंतु मेरी योजना ने अपना प्रभाव दिखाना आरंभ कर दिया है स्थूलभद्र। ये दुर्गंध कैसी? ये इन मरी हुई मछलियों की दुर्गंध है। सही कह रहे हैं, चलो चलते हैं। चंद्र, आचार्य तो मुझे अपनी योजना नहीं समझाने वाले, किंतु तुम ही समझा दो ना सरल भाषा में। देखो सुन, जैसे मछलियों को पकड़ने के लिए हम जाल में चारा फंसाते हैं, बस उसी प्रकार ये मरी हुई मछलियां हमारे शत्रुओं के लिए चारा है, जिसके कारण वो स्वयं हमारे जाल में फंसने चले आएंगे। चंद्र, मछलियों को पकड़ने वाले इस ब्रह्म ज्ञान के लिए धन्यवाद, किंतु मुझे अभी भी नहीं समझ में आया कि सड़ी हुई मछलियां हम नदी में क्यों फेंक रहे हैं। स्थूलभद्र, पहले दिया गया कार्य पूर्ण करो, समय आने पर कारण भी स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, किंतु आचार्य, हम धनानंद को किस प्रकार भ्रमित करेंगे? क्योंकि सूर्यास्त के पश्चात धनानंद उस छावनी के ऊपर जीत की भांति अपनी दृष्टि जमा के बैठा होगा। निश्चित रहो स्थूल, आचार्य ने उसका भी प्रबंध कर दिया है। विष कन्याएं, हमारी विष कन्याएं किसी भी क्षण मगध पहुंचती होंगी। वो धनानंद के लिए एक ऐसी समस्या उत्पन्न करेगी कि ये छावनी हमारे अधीन अवश्य होगी। ये विष कन्याएं कहाँ रह गई? अब धनानंद किसी भी क्षण छावनी की ओर कूच कर सकता है। रुको, सम्राट का आदेश है, कल सूर्योदय तक ना कोई महल से बाहर आएगा, ना बाहर से भीतर प्रवेश लेगा। कौन है जो मेरी दासियों को महल में प्रवेश करने से रोक रहा है? इन दासियों को स्वयं सम्राट ने मेरे लिए नियुक्त किया है और तुम इनका प्रवेश वर्जित कर रहे हो। क्षमा करें महारानी। आने दो इन्हें। धनानंद ने मुझे इनके साथ देख लिया तो उसे संदेह हो जाएगा। तारा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अंतिम बार ये देखने आई थी कि क्या तुम्हारा युद्ध पर जाने का निर्णय अटल है? तारा, मुझे विश्वास है कि जब ये युद्ध समाप्त हो जाएगा तब तुम और मैं मिलकर अपने जीवन का एक नया अध्याय आरंभ करेंगे। किंतु हाँ, उससे पूर्व मुझे उस चाणक्य और चंद्रगुप्त के जीवन के अध्याय को समाप्त करना होगा।
धनानंद छावनी तक पहुंचने ही वाला है। धनुर्धरों, सज्ज हो जाओ। अब तो धनानंद भी छावनी तक पहुंचने वाला है। अब तो मुझे बता दो कि उन सड़ी हुई मछलियों की सहायता से हम इस छावनी को अपने अधीन कैसे करेंगे? ये दोस्तों, स्वयं देख लो। ये दुर्गंध कैसी है? चिंता की कोई बात नहीं है सम्राट, ये कुछ दूषित मछलियां हैं। कदाचित पानी के तेज प्रवाह से बहकर ये नदी के तट पर आ गई हैं। ये उन्हीं की दुर्गंध है। ये नदी है, कोई समुद्र नहीं कि जिसके प्रवाह में इतना बल हो कि कोई भी वस्तु तट तक आ जाए। नाव सज्ज करो। ये हमें भ्रमित करने के लिए अवश्य उस चाणक्य की कोई चाल होगी। मगध की सेना नाव में सवार होकर हमारी ओर आ रही है, किंतु क्यों? हमने तो उनके ऊपर, अच्छा तो इसलिए हमने सड़ी हुई मछलियां फिर से नदी में फेंक दी थी। हाँ स्थूल, अब समझ में आया। जैसा कि चंद्रगुप्त ने कहा, ये सड़ी हुई मछलियां वास्तव में हमारे शत्रु को फंसाने के लिए जाल के चारे का कार्य करें। हाँ, अब जब मगध की सेना नदी के बीचों बीच होगी, हम उन पर आक्रमण करेंगे। और जब तक धनानंद और उसकी सेना को कुछ समझ आएगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। यहाँ तो शत्रु की कोई नाव नहीं है सम्राट, ना ही कोई संदेहजनक गतिविधि है। यहाँ तो हर ओर केवल ये मरी हुई मछलियां हैं। मछलियों पर तेल, अर्थात उस कुटिल चाणक्य ने नदी में तेल डाला है। तट की ओर लौटो तुरंत। चंद्रगुप्त की सेना के एक एक सैनिक को मार डालो, किसी को मत छोड़ना। आक्रमण! आचार्य, हमारी योजना तो उस छावनी को क्षति पहुंचाने की नहीं, अपितु उस पे अपना आधिपत्य स्थापित कर उसके संसाधनों का उपयोग करने की थी। किंतु यदि इस प्रकार युद्ध चलता रहा तो इस छावनी को ध्वस्त होने के लिए अधिक समय नहीं लगेगा। निश्चिंत रहो स्थूल, बहुत शीघ्र ही अब इस युद्ध पर पूर्ण विराम लगने वाला है और धनानंद यहाँ अधिक समय तक नहीं रहेगा। और वो जैसे यहां से चला जाएगा, ये छावनी बड़ी सरलता से हमारे अधीन हो जाएगी। हमारी योजना फलीभूत हो रही है। धनानंद का दूत उस तक ये समाचार लेकर पहुंच चुका है। मगधपति की जय हो। महल से एक आकस्मिक समाचार प्राप्त हुआ है। चंद्रगुप्त की विषकन्याओं ने महल में प्रवेश प्राप्त कर लिया है। वो किस रूप में है, महल में आई कैसे, ये कोई नहीं जानता, किंतु महल के सभी सुरक्षाकर्मी मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। तारा? मेरी तारा कहाँ है? महारानी महल में ही है सम्राट। और उनकी सुरक्षा? जब तक विषकन्या का संकट टल नहीं जाता, तब तक महल को और महारानी के कक्ष को कड़ी सुरक्षा प्रदान की गई है सम्राट। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने हमारे साथ दोहरी चाल चली है सम्राट। आपको यहाँ युद्ध में उलझाकर और महारानी को वहाँ महल में। अब हम क्या करेंगे सम्राट? हम एक शत्रु को मृत्यु के घाट उतारेंगे।
हम इस छावनी को हार नहीं सकते। आचार्य, प्रतीत होता है कि विष कन्याओं को महल में भेजने की हमारी योजना विफल हो गई, क्योंकि वो धनानंद तो इस छावनी को छोड़ के ही नहीं जा रहा। कहां छिपा है तिलचट्टे? साहस से तो सामने आ। स्थूल, धनानंद अवश्य यहां से जाएगा, तुम बस थोड़ा धैर्य साधो। किंतु चंद्र, तुम इतने विश्वास के साथ ये कैसे कह सकते हो? क्योंकि इस समय धनानंद का प्रेम संकट के घेरे में, और घृणा और प्रेम के युद्ध में जीत सदैव प्रेम की ही होती है। इसीलिए निश्चित रहो। तारा को एक बार पुनः नहीं खो सकता। मेरे लिए तारा से बढ़कर कोई नहीं, कुछ भी नहीं। मुझे उसकी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। सम्राट, क्षमा करें सम्राट, आपके जाने से चंद्रगुप्त के सामने हम ये छावनी हार जाएंगे। हार हो या जीत, मेरे लिए तारा से बढ़कर कुछ नहीं। यदि मुझे तारा और इस छावनी में से किसी एक को चुनना हो तो मैं केवल अपनी तारा को ही चुनूंगा। चलो। चंद्रगुप्त, अब समय आ गया इस युद्ध का अंत करने का। जी आचार्य। तू ध्रुवराता एक संदेश भिजवाओ कि यहाँ सब कुशल और मंगल। मगध की धरती पर अपनी प्रथम पराजय के लिए सज्ज हो जाओ धनानंद।